स्टार्ट ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे बीए पार्ट फर्स्ट का हिमानी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। तो इससे पूर्व इस टॉपिक के हमने छोटे छोटे दो वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो ये तीसरा वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो में हमने हिमानी बेसिकली है क्या, हिम नदी किसे कहते हैं, हिम नदी का अपरदनात्मक कार्य किस प्रकार से होता है, निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां किस प्रकार से करती है, इसके अलावा दो स्थलाकृतियों का अध्ययन किया था। इसके अलावा जो दूसरा वीडियो था उसमें हमने लटकती घाटी, सरक या हिमगवर, अरेत किसे कहते हैं, हॉर्न, शरंगपुंज, भेड़पीठ शैल, हिमसोपान और पेडनास्तर झील के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब हम आज के टॉपिक में विशेष रूप से हमारे रहेगा हिमानी के द्वारा निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। इसके अलावा हम यानी ये दो स्थलाकृतियों के बारे में भी विस्तार से अध्ययन करेंगे, नुनाटक और फ्योर्ड, जो दोनों ही अपरदनात्मक स्थलाकृतियां हैं। तो देखिए बेसिकली नुनाटक है क्या भाई। तो देखिए विशाल हिम क्षेत्रों के अंदर चारों ओर से हिम से घिरे जो टीले जो हिम क्षेत्र के अंदर द्वीप के समान लगते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, नुनाटक कहते हैं। और नुनाटक के मुख्य रूप को भी हम मुख्य रूप से क्या है, हिमांतर द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमांतर द्वीप के नाम से जाना जाता है नुनाटक। तो सीधा सा हम कह सकते हैं कि हिम नदी के अपरदन क्रिया के कारण जो यानी टीले सैद्रे से जो स्थलाकृति बनती है उसको हम नुनाटक या हिमांतर द्वीप कहते हैं। नुनाटक का जो निर्माण है बेसिकली क्षैतिज अपरदन और तुषार क्रिया, घर्षण की क्रिया के कारण मुख्य रूप से क्या है, अपरदित होकर जो टीले सैद्रे से जो स्थलाकृति बनती है उसको हम टीले को ही हम हिमांतर द्वीप कहते हैं, नुनाटक के नाम से जाना जाता है। जैसे ये ड्रेनलिंग होता है तो हिम नदी की निक्षेप क्रिया के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। इसी प्रकार यदि हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वायु के द्वारा निर्मित स्थलाकृति, तो वायु की निक्षेप क्रिया के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति बनती है जो अपने आसपास यानी बहुतायत से देखने को मिलता है, जिसको हम बालू का स्तूप कहते हैं, दोहरे कहते हैं, टीले के नाम से क्या है संबोधित किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखें तो ये तो हो जाता है बेसिकली क्या है, नुनाटक। तो नुनाटक को विशाल हिम क्षेत्रों में चारों ओर से जो घिरे टीले होते हैं जो द्वीप के समान लगते हैं, क्योंकि काफी भाग संपाटी मैदानी होता है, उसमें छोटे छोटे यानी जो टीले होते हैं जो मुख्य रूप से क्षैतिज यानी अपरदन, नदी क्षैतिज अपरदन करती है, उसमें तुषार की क्रिया होती है, उसमें जो घर्षण शनि घर्षण की क्रिया होती है, उसके कारण इस नुनाटक का निर्माण होता है। और उस क्षेत्र में यानी ऐसे लगता है जैसे कोई हिमांतर द्वीप हो, हिम के बना हुआ द्वीप हो, इसलिए इसको हिमांतर द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हो गया नुनाटक। अब हम बात करते हैं फ्योर्ड। फ्योर्ड क्या होता है भी, यानी उच्च अक्षांशों। देखिए यानी हम बात 60 से लेकर 70, 80, 90 दोनों गोलार्धों में उच्च अक्षांशों में जो मुख्य रूप से हमेशा बर्फ रहती है। बर्फ के अलावा आर्कटिक क्षेत्र भी है, इधर अंटार्कटिका है, उसका कुछ भाग जल है। तो उच्च अक्षांशों में जलमग्न हिमानीकृत घाटियों को फ्योर्ड के नाम से जाना जाता है। ये घाटियां सागर की तरफ तो बेसिकली उथली होती है, यानी हम इस प्रकार से इसको कह सकते हैं कि यानी उच्च अक्षांशों के अंदर जैसे तटीय क्षेत्र होता है और उसके अंदर यानी ये होता है सागर, और सागर के अंदर यानी मुख्य रूप से उच्च अक्षांशों के अंदर सागर की ओर जो मुख्य रूप से यानी जल भरा होता है, तो जल भरी जो मुख्य रूप से ये जो जलीय गर्त होता है ये फ्योर्ड कहलाता है। और फ्योर्ड की विशेषता होती है जैसे समुद्र होता है, समुद्र हम जैसे जैसे तट से आगे बढ़ेंगे तो मुख्य रूप से गहरा होता जाता है। फ्योर्ड में दृष्ट उठता है
जैसे हम यानी इस जल में अंदर जाएंगे तो किनारों पर तो बेसिकली ये क्या होगा भाई, गहरा होगा, और थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो ये भाग ऊंचा हो जाता है, उसके बाद फिर गहरा होना प्रारंभ हो जाता है। तो फ्योर्ड बेसिकली उच्च अक्षांशों में जलमग्न हिमानीकृत घाटियों को फ्योर्ड कहा जाता है। और ये जो घाटियां हैं सागर की तरफ तो बेसिकली उथली होती है, किनारों पर गहरी होती जाती है, और इसके जो दीवार होती है वो खड़े ढाल वाली होती है, जिस पर यानी दोबारा हम सागर में और यानी फ्योर्ड के बाद यानी जैसे यानी तट के पास गहरी है, तट से ऊपर जाते हैं तो एक चबूतरा होता है, फिर बाद में गहरी हो जाती है, जिसे हम फ्योर्ड चोखटा के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो फ्योर्ड होती है ये मुख्य रूप से हम देखते हैं तो न्यूजीलैंड के अंदर, दक्षिण गोलार्ध के अंदर देखें तो ऑस्ट्रेलिया के पास, न्यूजीलैंड के अंदर यानी ये देखने को मिलती है। इधर हम बात करते हैं दक्षिणी अफ्रीका के अंदर, चिली के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिलती है। दक्षिणी अफ्रीका का जो अलास्का वाला क्षेत्र है, इस अलास्का में ग्रीनलैंड है, नॉर्वे है, इन क्षेत्रों के अंदर ये फ्योर्ड है वो प्रमुख रूप से क्या है, बहुतायत से पाए जाते हैं। तो उच्च अक्षांशों में यानी जलमग्न हिमानीकृत घाटियों को फ्योर्ड कहा जाता है, और जल के अंदर यानी तट से जाते हैं तो गहरी है, उसके बाद थोड़ा ऊंची हो जाती है, फिर गहरी। तो इस प्रकार कई बार क्या होता है कि इसका जल सूख जाता है, जो चोखटा होता है उसके बाद छोटी झील बनती है, जिसको हम फ्योर्ड झील कहते हैं, या इसको पेडमोंट झील के नाम से भी जाना जाता है। तो ये होता है जब वो जल भाग यानी मुख्य रूप से फ्योर्ड ऊंचा हो जाता है और जल से अलग हो जाता है तो वो फ्योर्ड झील कहलाती है, या इसको पेडमोंट झील के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा हिमानी के द्वारा अपर्दन के द्वारा निर्मित कलाकृतियों में नेक्स्ट एक और देख लिया हमें, यानी मुख्य रूप से इसके अंदर नेक्स्ट कलाकृति के अंदर यानी टॉर्न आ जाती है। यानी बेसिकली टॉर्न क्या है तो इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मुख्य रूप से क्या होता है, हिमानीकृत घाटियों में जो सड़क होती है, यानी जैसे ये है, ये सड़क है, और सड़क का ये भाग निमंजन हो जाता है तो ये कलाकृति बन जाती है इस तरीके से। और सर इसमें जब जल भर जाता है तो ये टॉर्न झील का निर्माण होती है। तो सीधा सा शिक्षा उत्तर है, सड़क के बेसिन में निर्मित गर्त की जो हिम है वो पिघल जाने से उसमें जो जल भर जाता है तो उस जो मुख्य रूप से को सड़क झील कहते हैं, या इसको टॉर्न झील के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार यानी हिमानी के अंदर अपर्दन की क्रिया के कारण जो टीला बनता है उसको नुनाटक कहते हैं। वही यदि निक्षेप क्रिया के कारण बने ड्रेमलिन बनता है, जिसको हम निक्षेपात्मक कलाकृतियों में देखेंगे। और फ्योर्ड बेसिकली उच्च अक्षांशों में जलमग्न हिमानीकृत घाटियों को फ्योर्ड कहा जाता है। और टॉर्न सड़क बेसिन के अंदर निर्मित जो गर्त में हिम पिघल जाने से जल भर जाता है उसको हम सड़क झील या टॉर्न झील के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे निक्षेपात्मक कलाकृतियां। देखिए जिस प्रकार यानी मुख्य रूप से क्या है, हिम नदी के मार्ग में रुकावट आती है और हिम नदी का ढाल और वेग कम हो जाता है तो वहां हिममंच पदार्थ है, विभिन्न प्रकार की ग्लेसिकल पदार्थ है जिसमें कई प्रकार के अवसाद होते हैं। वो अवसाद धीरे धीरे जमना प्रारंभ हो जाते हैं और हिमनदी के द्वारा यानी कई प्रकार की निक्षेपात्मक कलाकृतियां बनती है, जिसको हम एक एक विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम आ जाता है क्या है, यानी हिमोड। तो हिमोड या इस हिमोड को हम कहते हैं मोरेन, मोरेन या हिमोड। ये जो डायग्राम है ये हिमोड या मोरेन का मुख्य रूप से क्या है होता है। तो बेसिकली होता है क्या भाई हिमोड, तो हिम नदी के द्वारा परिवर्तित किए जाने वाले या
हिम नदी के द्वारा जो परिवहन किए जाने वाले जो ग्लेशियल पदार्थ होते हैं, जिसमें गोलाश्म होता है, कंकर होता है, पत्थर होती है, रेत होती है, बर्फ के विभिन्न प्रकार के टुकड़े होते हैं, इन पदार्थों के एक लंबे कटक के रूप में या एक टीले के रूप में निक्षेप हो जाने से जो आकृति बनती है उसको हिमोड कहते हैं। तो मैं यो कह सकता हूं कि हिम नदी के द्वारा परिवहनित जो ग्लेशियल पदार्थ है, विभिन्न प्रकार का अवसाद है, वो नदी के किनारों पर निक्षेप होने से एक लंबे जो कटक का निर्माण होता है उस कटक को हिमोड कहते हैं। और ये हिमोड है नदी के कई भागों में जमते हैं। इसके आधार पर हिमोड को कई भागों में बांटा जा सकता है। जैसे इस डायग्राम के अंदर आप देखिए बेसिकली ये हिम नदी आ रही है और हिम नदी के अंदर यानी इस प्रकार नदी के किनारों पर ग्लेशियल पदार्थों का जो निक्षेप होता है और उसको तो हम हिमोड कहते हैं। और यदि दो हिम नदियां मुख्य रूप से यानी आपस में मिलती है और जब मिलने वाले स्थान पर जो हिमोड का निर्माण होता है वहां पर भी निर्माण हो सकता है, हिम नदी के निचले भाग में भी हिमोड का निर्माण हो सकता है। तो इसके आधार पर इसको भिन्न नाम यानी कई उपभागों में बांट सकते हैं। यदि हिम नदी का जो परिवहनित ग्लेशियल पदार्थ है नदी के तट के सारे हिम नदी के तट के सारे निर्माण होगा तो नदी के तट को कहते हैं पार्श्व, तो उसको हम कहेंगे पार्श्वीय हिमोड। तो पार्श्वीय हिमोड को हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि हिम नदी द्वारा परिवहनित किया गया जो गोलाश्म, कंकड़, पत्थर आदि पदार्थ नदी के पार्श्व किनारों पर एक लंबे कटक के रूप में जमा हो जाते हैं। उन कटकों को पार्श्वीय हिमोड के नाम से जाना जाता है। देखिए हिम नदी के दोनों किनारों पर जो ग्लेशियल पदार्थ का और विभिन्न प्रकार के अवसादों का जमा हुआ तो पार्श्व भाग पर जो बने उन्हें पार्श्वीय हिमोड के नाम से जाना जाता है। यदि ये हिमोड यानी दो हिम नदियां जब आपस में मिलती है तो उसके मिलने से हिम नदी के मध्यवर्ती भाग के अंदर यानी मलबा जम जाता है, क्योंकि हिम नदी की गति बिल्कुल स्लो होती है, गुरुत्वीय ढाल के कारण मुख्य रूप से परिवहन होती है। तो जो हिम नदियां आपस में मिलेगी तो मध्यवर्ती भाग में मलबा जमने लग जाता है। और मध्यवर्ती भाग में जो विभिन्न प्रकार का जो ग्लेशियल पदार्थ है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के यानी चट्टानी टुकड़े होंगे, कंकर होगी, रेत होगी, गोलाश्म पदार्थ होगा, तो उसके जमने से मध्यवर्ती भाग में नदी के यानी जो कटक का निर्माण होगा उसको हम मध्यस्थ हिमोड के नाम से जाना जाता है। फिर यदि हिम नदी के यानी अंतिम भाग के अंदर जब हिम नदी अंत में जो हिम रेखा समाप्त हो जाती है वहां पर हिम नदी का कुछ भाग पिघल जाता है और कुछ ग्लेशियल पदार्थ वहां जम जाते हैं अंतिम भाग में, तो ऐसे हिम के जो यानी कटक बनते हैं उसको हम अंतिम हिमोड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कई बार क्या होता है हिम नदी की तली के अंदर यानी मिट्टी का यानी मलबा का जमा होने लग जाता है जिसमें कई प्रकार के गोलाश्म, कंकड़, पत्थर और ग्लेशियल पदार्थ जम जाते हैं, तो उसको तली में जमने से जो टीले बने उसको हम कहा जाता है तलस्थ हिमोड के नाम से जाना जाता है। तो सीधा सा रटने की आवश्यकता नहीं है कि हिम नदी द्वारा परिवहनित किए गए विभिन्न प्रकार के गोलाश्म, कंकड़, रेत और ग्लेशियल पदार्थ के एक लंबे कटक के रूप में जमने से जो टीला बनता है उसको हम हिमोड कहते हैं। हिमोड को मोरेन के नाम से भी जाना जाता है। और ये हिमोड नदी के पार्श्व भाग पर यानी कटक का निर्माण हो पार्श्व हिमोड, मध्यवर्ती भाग में जमे मध्यस्थ हिमोड। जब दो हिम नदियां आपस में मिलती हैं तो उसके मध्यवर्ती भाग में ये ग्लेशियल पदार्थ जम जाता है मध्यस्थ, और अंतिम भाग में जमे अंतस्थ हिमोड और तली में जमने से जो कटक का निर्माण होता है उसको तलस्थ हिमोड के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट लाकृति होगी हिमोड। इसके बाद नेक्स्ट लाकृति हम देखते हैं ड्रेमलिन। तो बेसिकली ड्रेमलिन होता क्या है? ड्रेमलिन हिम नदी के द्वारा
जो मुख्य रूप से क्या है, विभिन्न प्रकार का जो ग्लेसिकल पदार्थ है, गोलासम है, मर्तिका है, उनका निक्षेप मुख्य रूप से क्या है, उल्टी नौका के आकार का, यानी उल्टी नौका के आकार के अंदर, यानी मलबा के जमने से, ग्लेसिकल पदार्थों के जमने से जो टीला बनता है या जो मुख्य रूप से क्या है, कटक बनता है, उसको हम मुख्य रूप से क्या है, ड्रेमलिन के नाम से जाना जाता है। तो सीधा सा रटने की आवश्यकता नहीं। हिमनदी द्वारा विभिन्न प्रकार के जो जलोढ़ ग्लेसिकल जो विभिन्न प्रकार के मुख्य मर्तिका है, कंकड़ पत्थर के जमने से जो उल्टी नौका के आकृति का जो यानी ढेर जमा हो जाता है, जो टीला बनता है, उस टीले को ही ड्रेमलिन के नाम से जाना जाता है। देखिए, यानी उल्टी नौका के आकार सदृश है, यानी जो ग्लेसिकल विभिन्न प्रकार के यानी मर्तिका है, रेत है, कंकड़ पत्थर आदि के जमने से जो टीला बनता है, उसको ड्रेमलिन के नाम से जाना जाता है। और ड्रेमलिन की विशेषता ये होती है कि ये बेसिकली यानी इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो 7 से लेकर 40 मीटर तक ये ऊंचाई यानी ऊंचाई होती है बेसिकली इसकी। और बेसिक इसकी हम लंबाई की बात करते हैं तो लंबे बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं ये, और यानी इसकी लंबाई 8 किलोमीटर से 32 किलोमीटर की लंबाई के अंदर ड्रेमलिन पाए जाते हैं। और ये ड्रेमलिन है वो मुख्य रूप से विश्व के अंदर यदि हम बात करना चाहें, आयरलैंड है या फिनलैंड है, यूएसए है, वहां ये बहुतायत से ये ड्रेमलिन है वो देखने को मिलते हैं। और ड्रेमलिन के बाद नेक्स्ट स्थलाकृति आती है अंडे की टोकरी की स्थलाकृति। अंडे की टोकरी की स्थलाकृति जब क्या होता है, यानी हिमनदी काफी यानी ग्लेसिकल पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है, तो वहां यानी अवसाद का जमाव जब समूह के अंदर हो जाए, या यूं कहें कि जब उल्टी नौका के आकार के टीलों का जमाव समूह के रूप में होता है, तो ऐसे जो मुख्य रूप से जो टीले हैं वो यानी ऐसे लगता है जैसे कोई टोकरी के अंदर यानी अंडों से भरी हुई टोकरी यानी लगती है। जैसे इस चित्र के अंदर दिखाया गया है कि यानी अनेक ड्रेमलिन समूह में बनते हैं, तो इसकी आकृति दूर से देखने पर ऐसा लगता है किसी टोकरी के अंदर सैकड़ों अंडे डाले हुए हों। तो इस प्रकार की आकृति को अंडे की टोकरी की आकृति कहा जाता है। और मैं बात करूं यानी यूएसए का जो दक्षिणी पूर्वी विस्कॉन्सिन है, यानी यूएसए का विस्कॉन्सिन यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का जो विशेष तौर पर दक्षिणी पूर्वी विस्कॉन्सिन क्षेत्र है, यहां यानी 10,000 ड्रेमलिन पाए जाते हैं। इसलिए 10 सहस्त्राब्द ड्रेमलिनों की घाटी के नाम से 10,000 ड्रेमलिनों की घाटी कहा जाता है विस्कॉन्सिन। और ये यूजीसी नेट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है, केवीएस के अंदर भी, एसएससी के अंदर भी प्रश्न पूछा गया है कि हिमानी के द्वारा जो यानी निर्मित जो टीले होते हैं उसको क्या कहते हैं, ड्रेमलिन। जो ड्रेमलिन मुख्य रूप से यानी समूह में बनते हैं उसको अंडे की टोकरी की आकृति स्थलाकृति। और यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी जो विस्कॉन्सिन क्षेत्र है वहां 10,000 ड्रेमलिन है वो प्रमुख रूप से क्या है पाए जाते हैं। तो इसलिए इसको ड्रेमलिनों की घाटी कहा जाता है विस्कॉन्सिन क्षेत्र को। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एस्कर। तो एस्कर यानी ये डायग्राम इसके अंदर दर्शाया गया है, यानी हिमानी जलोढ़ क्या होता है, यानी जो यानी उच्च पर्वतीय क्षेत्र होते हैं जहां हिमानी या उच्च अक्षांशीय क्षेत्र होते हैं कि हिमानी जलोढ़ के जमाव से निर्मित
जो लंबे संकड़े और लहरदार कटकों को क्या कहा जाता है, एस्कर कहा जाता है। देखिए यहाँ तो मुख्य रूप से क्या है, यानी ये लहरदार आकृति के अंदर बनते हैं और उसमें से यानी कई बार यानी जल भी उसके अंदर से प्रवाहित होता रहता है। तो यानी एस्कर को सीधा शास्त्रीय उत्तर है कि हिमानीकृत जलोढ़कों के जमाव से निर्मित लंबे संकरे और लहरदार कटकों को एस्कर कहा जाता है। यदि हम बात करते हैं यानी जो यूरोप का जो फिनलैंड क्षेत्र है या स्वीडन है, स्कॉटलैंड है, उस क्षेत्रों के अंदर ये एस्कर बहुतायत से पाए जाते हैं। और जब मुख्य रूप से क्या है, एस्कर यानी मोतियों की माला सदृश से दिखाई देते हैं, यानी जैसे यानी मुख्य रूप से क्या है, छोटे छोटे यानी मणियों की जैसी आकृति के अंदर जब ये एक आंख समूह के अंदर बनते हैं तो ऐसी स्थलाकृति को मालाकार एस्कर या मणिका एस्कर के नाम से क्या है, जाना जाता है। यानी मुख्य रूप से जैसे किसी धागे के अंदर मणियों को पिराया हुआ हो, ऐसा जो लंबे और जो कटक का निर्माण होता है तो ऐसे कटकों को यानी मणिका एस्कर या मालाकार एस्कर कहते हैं। तो सीधा सा सटीक उत्तर है हिमानी जलोढ़कों के जमाव से निर्मित लंबे संकरे लहरदार कटकों को एस्कर कहते हैं। जब इसका निर्माण मोतियों की माला सदृश से दिखाई देता है तो उसको मालाकार एस्कर या मणिका एस्कर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आती है यानी केम क्या होती है भाई, यानी इसके अंदर यानी केम, कैंटिल और केम वेदिका, केम, कैंटिल और केम वेदिका के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। केम क्या होता है, यानी हिमानीकृत जो ग्लेशियल पदार्थ होता है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के यानी गोलाश्यमय कंकड़ है, पत्थर है और विभिन्न प्रकार के जो अवसाद होते हैं और उनमें जो निर्मित तीव्र ढाल वाले जो टीलों को केम कहते हैं। देखिए यानी ये हिमनदी आ रही है, हिमनदी के अंदर यानी मुख्य रूप से क्या है, यानी हिमनदी जब प्रवाहित होती है तो ये तो संपाटी भाग तो केम वेदिका है, ये इस तरह की जो टीले बनते हैं छोटे छोटे टीले, इनको हम केम कहते हैं। तो सीधा सा स्थित है कि केम हिमानी जलोढ़कों के निर्मित तीव्र ढाल वाले जो टीले होते हैं इनको हम केम के नाम से जाना जाता है। फिर आता है कैंटिल क्या है भाई, कैंटिल हिमखंडों के जब हिम नदी बहती है तो उसके साथ कई बर्फ के शिलाएं या बड़े चट्टानी टुकड़े चलते हैं तो हिमखंडों के अंदर यानी वो जम जाते हैं और जब वो पिघल जाते हैं तो वहां एक गड्ढा बन जाता है और गड्ढा बेसिकली केंटली के आकार का होता है। तो यानी केंटली के आकार का जो गड्ढा बन जाता है ऐसे गड्ढे को कैंटिल कहा जाता है, यानी ऐसे जो गड्ढों को कैंटिल कहा जाता है। चूंकि ये निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां हैं, केम तो यानी छोटा छोटा टीला बन जाएगा तो वो केम हो जाएगा और जब नीचे मुख्य निचले भाग में बर्फ का टुकड़ा बन गया जब उसके अंदर पिघल जाता है तो वहां एक गड्ढा बन जाता है और वो कैंटिल के आकार का होता है, इसलिए इस स्थलाकृति को कैंटिल का नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यानी हमक के बारे में भी देखेंगे। जो देखिए कैंटिल के मध्य पाए जाने वाले जो छोटे छोटे जो टीले जो मलबा के निक्षेप से निर्मित होते हैं उन टीलों को हमक के नाम से जाना जाता है। छोटे छोटे टीले बनते हैं, यानी छोटे छोटे टीले बनते हैं उनको तो हमक कहते हैं, बड़े टीलों को कैम कहते हैं। उससे जो बड़े टीले बनते हैं वो मुख्य रूप से क्या है, यानी ड्रैमलिन कहलाते हैं या इसके अंदर यानी ये स्थलाकृति जैसे ये मुख्य रूप से ये इस तरीके से ऊपर से लंबा आता है तो ये यानी एस्कर का निर्माण भी इसके अंदर होता है। तो इस प्रकार ये हो गया क्या है, यानी कैंटिल या हमक हो गया। इसके बाद हम यानी हिमानी निक्षेपित मैदान या हम इसके अलावा एक स्थलाकृति और बच गई हिमनद अवक्षेप मैदान। तो हिमनद अवक्षेप मैदान क्या होता है,
जब हिमनदी के अंदर यानी हिमोड या ड्रेनेज के बाद जब हिमनदी निचले भागों में प्रवेश करती है तो उस क्षेत्र के अंदर यानी हिमानी यानी का जो मलबा है सपाटी क्षेत्र के अंदर बिछ जाता है और उस बिछने से वहां जो मैदान सदृश ग्लेशियल पदार्थों के निक्षेप जो स्थलाकृति बनती है तो हिमनद अवक्षेप मैदान के नाम से जाना जाता है। तो इसको हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि नदी जल के प्रवाह से अंतिम हिमोड के सामने मलबे में जो फैलकर निक्षेपित होने से जो स्थलाकृति बनती है हिमनद अवक्षेप मैदान कहते हैं। यानी हिमोड के बाद जब अंतिम अवस्था में हिमनदी यानी अपने मलबे का जमाव कर यानी हिमज पदार्थों का जो मैदान का निर्माण करती है उसको हिमनद अवक्षेप मैदान के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार ये हिमानीकृत स्थलाकृतियों के द्वारा जो हमारा टॉपिक है इनको 3 वीडियो के माध्यम से हमने क्लियर किया है। तो ये स्थलाकृति क्रमबद्ध रूप से है, तो मैं उन विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि इससे पूर्व वाले वीडियो का भी आप अवलोकन करें ताकि ये वीडियो आप ये जो टॉपिक है आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। तो इसी के साथ आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।